in this country, and its execution will create thousands of jobs and a robust local supplier base. Sir, the C295 is the latest of Airbus's contributions towards powering India's aerospace and defense sector. Airbus shares a 6-decade-long relationship of collaboration and symbiotic growth with India, with its prestigious institutions, partners such as HAL, ISRO, and DRDO. We take immense pride in the fact that we have been and continue to be a partner in this Indian growth story. India is indeed the largest market in the world for our flagship commercial product, the Airbus A320. And on average, we will deliver to India more than 1 aircraft every week for the next 10 years. It is, therefore, only natural that our industrial footprint should grow in this great nation. However, India is not only a tremendous market, it is also a strategic resource hub for us, a country with exceptional talent and competencies. We're constantly increasing India's contribution to our global products and can proudly say that every Airbus aircraft, every Airbus helicopter, every Airbus satellite produced is partly made in India. At Airbus, we make in India, we design in India, we innovate in India, we train in India. In fact, we like to think we are also Indian. Sir, we have strong affinities with this great nation, and we're keen and a keen will to weave our destinies together. Make in India is at the heart of our business strategy, and we will continue to contribute towards building a self-reliant India. We are confident that India is well on its way to achieving its ambitions in this aerospace and defense sector, and Airbus is privileged to be a leading partner in this journey. Thank you. Thank you very much, sir, for your inspiring words. माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पिछले कुछ वर्षों में दुनिया ने सशक्त भारत, मजबूत भारत का वो चेहरा देखा है जो दमदार भी है और शानदार भी है। जल, थल और नभ में हमारे रक्षा क्षेत्र की ताकत दिन दोगुनी रात चौगुनी हो रही है। नए भारत की सुरक्षा को सभी प्रकार से अधिक मजबूत बनाने में अपना अमूल्य कर्तव्य निभा रहे माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी को अब हम सादर आमंत्रित करते हैं अपने उद्बोधन के लिए। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र जी मोदी, माननीय राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी और हमारे सिविल एविएशन मिनिस्टर श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र जी पटेल, सारे एन चंद्रशेखरन जी चेयरमैन टाटा सन्स एंड मिस्टर किशन शेषर चीफ कॉमर्शियल ऑफिसर एयरबस, यहाँ उपस्थित इंडस्ट्री लीडर्स, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मीडिया के मित्रों, देवियों व सज्जनों, आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी हम सबके बीच उपस्थित हैं। आपका हम सभी के बीच उपस्थित होना हमारे लिए प्रेरणा और यह गौरव का विषय है। प्रधानमंत्री जी, गुजरात की इस ऐतिहासिक और महान भूमि पर मैं तहे दिल आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपकी विजनरी लीडरशिप में हमारा देश प्रगति की
नई ऊंचाइयां छू रहा है। सामान्य तौर पर हम ऐसा नेतृत्व देखते हैं जो समाज और राष्ट्र की तात्कालिक सामाजिक और राजनीतिक जरूरतों को देखते हुए निर्णय लेते हैं, पर जो असाधारण नेता यानी स्टेट्समैन होते हैं वे वर्तमान की जरूरतों के साथ साथ भविष्य को भी ध्यान में रखते हुए निर्णय लेते हैं। मैं समझता हूं कि हमारे दूरदृष्टा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी ऐसे ही स्टेट्समैन हैं जो राष्ट्र के वर्तमान को संवारने के साथ साथ इसके भविष्य को भी संवारने का भगीरथ प्रयास कर रहे हैं। तभी तो आपके नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की प्रतिष्ठा तेजी के साथ बढ़ी है। यही कारण है कि पहले अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत जब कुछ बोलता था तो भारत की बातों को जिस गंभीरता पूर्वक लिया जाना चाहिए उस गंभीरता पूर्वक नहीं लिया जाता था, लेकिन आज अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत कुछ बोलता है तो सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है कि भारत बोल क्या रहा है। साथियों, जब विश्व के राष्ट्राध्यक्षों के द्वारा हमारे नेतृत्व की, हमारे प्रधानमंत्री की प्रशंसा की जाती है तो हर भारतवासी का सीना अपने आप चौड़ा हो जाता है। आज देश में, और साथियों आपने इस राष्ट्र को आत्मनिर्भरता का जो मंच और उद्देश्य दिया है, राष्ट्र उसे और मजबूत कदमों के साथ चल निकला है। आज का यह समारोह उसका एक बहुत बड़ा प्रमाण है। आज देश में पहली बार प्राइवेट सेक्टर द्वारा एयरक्राफ्ट के निर्माण के लिए मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की नींव रखी जा रही है। ये निश्चित ही रक्षा क्षेत्र के साथ साथ संपूर्ण राष्ट्र के लिए एक गौरव का विषय है। माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा आज इस फैसिलिटी का शिलान्यास हो रहा है। यह फाउंडेशन स्टोन केवल फाउंडेशन स्टोन ही नहीं है, बल्कि रक्षा क्षेत्र की आत्मनिर्भरता की यात्रा में एक माइल स्टोन है। इस ऐतिहासिक अवसर पर मैं टाटा सन्स, एयरबस और इस प्रोजेक्ट से जुड़े सभी लोगों को हार्दिक बधाई देता हूं। गुजरात राज्य स्वदेशी आंदोलन के प्रणेता महात्मा गांधी जी की जन्म और कर्मभूमि रही है। यह जमशेदजी टाटा जैसे महान देशभक्त उद्योगपति की कार्यस्थली रही है। आप लोग उनकी समृद्ध विरासत को और अधिक ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं, यानी स्वदेशी को भी बढ़ावा दे रहे हैं और उद्योग को भी। इसके लिए भी मैं आप सभी को हार्दिक बधाई देता हूं। इस फैसिलिटी में निर्मित C-295 एयरक्राफ्ट सुपीरियर कैपेबिलिटीज और ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के साथ साथ स्टेट ऑफ आर्ट एयरक्राफ्ट होंगे। यह मॉडर्न ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स की लॉजिस्टिकल कैपेबिलिटी में अभूतपूर्व बढ़ोतरी करेगा। यह अत्यंत महत्वपूर्ण और गौरवपूर्ण बात है कि सभी 56 एयरक्राफ्ट में इंडिजिनस इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट फिट किए जाएंगे, जो कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड द्वारा निर्मित किए जाएंगे। इस फैसिलिटी से सैकड़ों की संख्या में देश भर से MSMEs भी जुड़ेंगे। यह प्राइवेट सेक्टर और DPSUs के कोलैबोरेटिव एफर्ट से आर्म्ड फोर्सेज की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने का एक बड़ा उदाहरण प्रस्तुत करता है। मुझे पूरा विश्वास है कि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए रक्षा मंत्रालय द्वारा किए गए उपाय न केवल हमारी आर्म्ड फोर्सेज की जरूरतों को पूरा करेंगे, बल्कि भारत को डिफेंस इक्विपमेंट और प्लेटफॉर्म का एक नेट एक्सपोर्टर बनाने में भी मदद करेंगे। देवियों व सज्जनों, आज देश में प्राइवेट सेक्टर द्वारा एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग की नई यात्रा शुरू हो रही है। इस फैसिलिटी द्वारा निर्मित विमान की उड़ान केवल एक प्लेटफॉर्म की उड़ान नहीं होगी, बल्कि वह रक्षा क्षेत्र में आपसी सहयोग की उड़ान होगी। वह हमारी रक्षा सशक्तिकरण की उड़ान होगी और वह रक्षा क्षेत्र की आत्मनिर्भरता की उड़ान होगी, ऐसा मेरा मानना है। गुजरात का यह शहर बड़ौदा, जो कि अपने टेक्सटाइल्स, जेम्स और ज्वेलरी के लिए प्रसिद्ध रहा है, आने वाले समय में रक्षा उत्पादों के लिए भी देश और दुनिया में यह बड़ौदा जाना जाएगा।
साथियों, आज जिस ग्राउंड में हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं, यह ग्राउंड सती अनसुईया के नाम पर है। मान्यता है कि अपने सतीत्व और तपोबल से उन्होंने सृष्टि की सर्वोच्च शक्तियों यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश को अपने आंगन में बालक बनाकर खिलाया था। आने वाले समय में रक्षा क्षेत्र की विश्व की बड़ी शक्तियां गुजरात के आंगन में खेलेंगी, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। इस अवसर पर अधिक कुछ न कहते हुए मैं अपनी गरिमामयी उपस्थिति प्रदान करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को हार्दिक धन्यवाद देता हूं। मैं इस समारोह में अपनी उपस्थिति प्रदान करने के लिए आप सभी को धन्यवाद देते हुए अपना निवेदन यहीं समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय केंद्रीय मंत्री जी, आपके इन मूल्यवान शब्दों के लिए। गुजरात देश का एक ऐसा मॉडल स्टेट है जो हर दिन प्रगति की दिशा में आगे बढ़ रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में गुजरात में बनाई गई इंडस्ट्रियल पॉलिसी तथा यहाँ के बिजनेस फ्रेंडली वातावरण ने हमेशा से छोटे व बड़े उद्योगों को अपनी ओर आकर्षित किया है। आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर गुजरात इस मंत्र को साकार कर रहे गुजरात राज्य के माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान भूपेंद्र पटेल जी को अब हम सादर आमंत्रित करते हैं आज के इस अवसर पर अपने उद्बोधन के लिए। टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड एंड एयरबस द्वारा आयोजित C295 एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के भूमि पूजन समारोह में हमारे सबके साथ मंच पर विराजमान आधुनिक भारत के स्वप्नद्रष्टा, वैश्विक नेता, विकास पुरुष आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र भाई मोदी साहब, राज्य के महामहिम राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत जी, रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी, नागरिक उड्डयन मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, टाटा सन्स के चेयरमैन श्री एन चंद्रशेखरन जी, एयरबस के चीफ कॉमर्शियल ऑफिसर श्री क्रिश्चियन सेलर, उद्योग जगत के सभी अग्रिम निर्माता, उपस्थित अधिकारीगण, आमंत्रित सभी गणमान्य अतिथिगण, प्रेस मीडिया के मित्रों, सबको मेरा नमस्कार। गुजरात की इस धरा पर मैं आप सभी का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। गुजरात आज विकास के हर क्षेत्र में देश का रोल मॉडल है। ये हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के अविरत प्रयासों और उनकी विजनरी लीडरशिप का ही परिणाम है। बीते दशकों में गुजरात ने उद्योग, कृषि, सामाजिक विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधा के विकास में जो अग्रिम स्थान बनाया है, उसमें भी श्री नरेंद्र भाई मोदी का गुजरात के विकास के लिए समर्पित भाव, परिश्रम और सबका साथ सबका विकास की भावना है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री बने उस वक्त गुजरात भीषण भूकंप की तबाही को झेलकर उनमें से उभरने की कोशिश में लगा हुआ था। जनसेवा, विकास और नवनिर्माण की तपस्या के फलस्वरूप गुजरात फिर से खड़ा हुआ और देश का आर्थिक और औद्योगिक केंद्र बनने की ओर दौड़ पड़ा। गुजरात ने वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट की नई परंपरा शुरू कर विश्व समक्ष गुजरात की क्षमताओं को उजागर किया। राज्य के मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन जैसे बुनियादी क्षेत्र में विकास के नए द्वार खोले गए। परिणाम स्वरूप देश और दुनिया के निवेशकारों के लिए गुजरात पसंदीदा निवेश क्षेत्र बन गया। हमें गौरव है कि प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और प्रेरणा से इस डबल इंजन सरकार के परिणाम रूप आज 8.5 लाख से भी ज्यादा एमएसएमई कार्यरत है, जबकि
20 साल पहले गुजरात में कुछ ही गिने चुने एमएसएमई ही थे। प्रधानमंत्री जी के दिशा दर्शन में गुजरात ने इंडस्ट्रियल पॉलिसी, सेमीकंडक्टर पॉलिसी, आईटी एंड आईटीएस पॉलिसी, ड्रोन पॉलिसी, इलेक्ट्रॉनिक पॉलिसी जैसी अनेक पॉलिसीज के अमलता तथा लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर ने राज्य में मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चरल इकोसिस्टम का निर्माण किया है। इसके फलस्वरूप राज्य के युवाओं को बेहतर रोजगार अवसर तथा स्टार्टअप को बल मिला है। गुजरात स्टार्टअप रैंकिंग में देश में प्रथम स्थान पर है। गुजरात ऑटो पार्ट्स, सिरामिक, डायमंड, फार्मा, केमिकल, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन का हब बन चुका है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी के दूरंदर्शी नेतृत्व में पिछले सालों में भारत सरकार ने एरोस्पेस और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के बढ़ावा देने के लिए अनेक पहल की है। गुजरात समेत कई राज्यों में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज का विकास हो रहा है। हमारे रक्षा नीतियों का यह परिणाम है कि गुजरात आज डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के लिए सक्षम राज्य बना है। हाल ही में गुजरात ने भारत के प्रमुख डिफेंस एक्सपीडिशन के अब तक के सबसे बड़े इवेंट डिफेंस एक्सपो का सफल आतिथ्य भी किया है। यह एक्सपो रक्षा क्षेत्र के संबंधित उत्पादनों की मैन्युफैक्चरिंग के लिए भारत और गुजरात को एक अग्रणी मैन्युफैक्चरिंग के रूप में स्थापित होने का दिशा दर्शन बना है। अब हम गुजरात को डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का वैश्विक हब बनाने की दिशा में कार्यरत है। ईस्ट इंडिया C295 कार्यक्रम में टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड और एयरबस कंपनी को द्वारा बड़ौदा में पहले बड़े मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट फाइनल असेंबली लाइन का शुरू होना गुजरात के लिए गर्व की बात है। गुजरात भारत के उन चुनिंदा राज्यों में से एक है जिसने 2016 से ही एरोस्पेस एंड डिफेंस पॉलिसी को लागू कर दिया था। हमारी इस नीति ने डिफेंस सेक्टर के अनेक बड़े प्लेयर्स को गुजरात में मैन्युफैक्चरिंग के लिए आकर्षित किया है। मुझे यह बताते हुए गर्व हो रहा है कि वाइब्रेंट समिट युवाओं की उद्यमिता एवं स्टार्टअप कल्चर के परिणाम स्वरूप आज गुजरात ग्रोथ इंजन बना है। गुजरात मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट में 18% योगदान और एक्सपोर्ट में लगभग 30% योगदान से 7 देश में सबसे आगे है। आने वाले समय में माननीय प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को पूरा करने की दिशा में गुजरात एक अग्रसर रहेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। मैं एक बार फिर टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड और एयरबस का गुजरात में स्वागत करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय जय गरवी गुजरात। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय आपका। आजादी के इस अमृत काल में आत्मनिर्भर भारत की स्वर्णिम गाथा लिखी जा रही है और इस गाथा में रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का ये अध्याय प्रत्येक भारतवासी को हर्षित व गर्वित कर रहा है। अब हम विनम्र अनुरोध करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी से कि आप रिमोट के माध्यम से भारत की सर्वप्रथम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट उत्पादन सुविधा टाटा एयरबस C295 के शिलान्यास की पट्टिका का अनावरण करें। टाटा ग्रुप 6 दशक से एरोस्पेस सेक्टर की दिशा में काम कर रहा है। टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा एडवांस सिस्टम्स देश के सर्वाधिक महत्वपूर्ण एरोस्पेस सेक्टर रक्षा कार्यक्रमों में काम कर रही है। भारत की सबसे महंगे आधुनिक आर्टिलरी गन का डिजाइन और निर्माण टाटा ने किया। इंडियन आर्मी के लिए कॉम्बैट लैंड सिस्टम्स का डिजाइन और निर्माण, नई तकनीकों के लिए UAV का डिजाइन,
और साथ ही में पीढ़ी के लोकल मिसाइलों का डिजाइन भी टाटा एडवांस सिस्टम्स ने किया। टाटा ने नई एयरक्राफ्ट की तकनीक में आगे बढ़ने के लिए कदम बढ़ाए हैं, नई तकनीक को धारिता भी दिया है। और साथ ही रक्षा निर्यात को बढ़ावा देने के लिए टाटा ने एरोस्पेस प्रोडक्शन का ट्रांसफर किया है। दो 2014 के बाद एक के बाद एक पॉलिसी रिफॉर्म किए गए। भारत में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को लेकर अभूतपूर्व सुधार हुआ है, जिसका लाभ निश्चित तौर पर डिफेंस सेक्टर को भी मिल रहा है। भारत सरकार की नई नीतियों से प्रेरणा लेकर टाटा ने अब एक नया कदम उठाया है, जिसमें सैन्य विमान को पूरी तरह भारत में बनाया जाएगा। इस परियोजना में एयरबस के पहले C295 का उत्पादन स्पेन के बाहर होगा। एयरबस के साथ साझेदारी करना टाटा के लिए गर्व की बात है। भारतीय वायुसेना के अनुबंध के तहत टाटा 50 में से 40 विमान वडोदरा में बनाए। इस परियोजना से 10,000 कुशल रोजगार उत्पन्न होगा। सौ से अधिक लघु और मध्यम इकाइयां इस परियोजना का समर्थन करेंगी। इस प्रकार से हमारे भारत के एरोस्पेस के इकोसिस्टम की क्षमता और सामर्थ्य में बढ़ोतरी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी, और प्रत्येक भारतवासी को बहुत बहुत बधाई। समुद्री युद्धपोत से लेकर अवकाशीय उपग्रह तक और जमीनी मिसाइल से लेकर आकाशीय एयरबस तक हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को साकार करते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर्मठ नेतृत्व में विकसित भारत की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। उद्यम और साहस की भूमि गुजरात में आदरणीय श्री मोदी जी के करकमलों से भारत की सर्वप्रथम संपूर्ण ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी टाटा एयरबस C295 का शिलान्यास होना बहुत बड़े गौरव का विषय है। अब हम सादर आमंत्रित करते हैं भारत के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को आपके प्रेरणात्मक मार्गदर्शन के लिए। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी, गुजरात के लोकप्रिय मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी देश के रक्षा मंत्री श्रीमान राजनाथ सिंह जी, श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, टाटा सन्स के चेयरमैन, एयरबस इंटरनेशनल के चीफ कमर्शियल ऑफिसर, डिफेंस और एविएशन सेक्टर के उद्योगों के साथ जुड़े सभी साथी, देवी और सज्जनों, नमस्कार। આપણે ત્યાં ગુજરાતમાં તો દિવાળી દેવ દિવાળી સુધી ચાલે અને દિવાળીના આ પર્વ દરમિયાન વડોદરાને, ગુજરાતને, દેશને એક અનમોલ ભેટ મળી છે। गुजरात માટે તો નવું વર્ષ છે। હું પણ નવા વર્ષમાં આજે પહેલી વાર ગુજરાત આવ્યો છું
आप सबने नवा वर्ष की खूब खूब शुभेच्छाओं। आज भारत को दुनिया का बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की दिशा में हम बहुत बड़ा कदम उठा रहे हैं। भारत आज अपना फाइटर प्लेन बना रहा है। भारत आज अपना टैंक बना रहा है, अपनी सबमरीन बना रहा है, और सिर्फ इतना ही नहीं, भारत में बनी दवाइयां और वैक्सीन भी आज दुनिया में लाखों लोगों का जीवन बचा रही है। भारत में बने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, भारत में बने मोबाइल फोन, भारत में बनी कारें आज कितने ही देशों में छाई हुई है। मेक इन इंडिया, मेक फॉर द ग्लोब, इस मंत्र पर आगे बढ़ता रहा भारत आज अपने सामर्थ्य को और बढ़ा रहा है। अब भारत ट्रांसपोर्ट प्लेन का भी बहुत बड़ा निर्माता बनेगा। आज भारत में इसकी शुरुआत हो रही है और मैं वो दिन देख रहा हूं जब दुनिया के बड़े पैसेंजर प्लेन्स भी भारत में ही बनेंगे और उन पर लिखा होगा मेक इन इंडिया। साथियों, आज वडोदरा में जिस फैसिलिटी का शिलान्यास हुआ है वो देश के डिफेंस और एरोस्पेस सेक्टर को ट्रांसफॉर्म करने की ताकत रखता है। ये पहली बार है कि भारत के डिफेंस एरोस्पेस सेक्टर में इतना बड़ा निवेश हो रहा है। यहां बनने वाले ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हमारी सेना को तो ताकत देंगे ही, इससे एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक नए इकोसिस्टम का भी विकास होगा। शिक्षा और संस्कृति के केंद्र के रूप में प्रतिष्ठित हमारा वडोदरा अब एविएशन सेक्टर के हब के रूप में नई पहचान लेकर के दुनिया के सामने सर ऊंचा करेगा। वैसे तो भारत पहले से ही काफी देशों में विमान के छोटे मोटे पुर्जे पार्ट्स निर्यात करता रहा है, लेकिन अब देश में पहली बार मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बनने वाला है। मैं इसके लिए टाटा ग्रुप को और एयरबस डिफेंस कंपनी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मुझे बताया गया है कि इस प्रोजेक्ट से भारत की 100 से ज्यादा एमएसएमई भी जुड़ेगी। भविष्य में यहां दुनिया के दूसरे देशों के लिए एक्सपोर्ट के ऑर्डर भी लिए जा सकेंगे। यानी मेक इन इंडिया, मेक फॉर द ग्लोब का संकल्प भी इस धरती से और मजबूत होने वाला है। साथियों, आज भारत में दुनिया का तेजी से विकसित होता एविएशन सेक्टर है। एयर ट्रैफिक के मामले में हम दुनिया के टॉप 3 देशों में पहुंचने वाले हैं। अगले 4-5 वर्षों में करोड़ों नए यात्री
हवाई सफर के यात्री होने वाले हैं। उड़ान योजना से भी इसमें बहुत मदद मिल रही है। अनुमान है कि आने वाले 10-15 वर्षों में भारत को करीब करीब 2000 से ज्यादा पैसेंजर और कार्गो एयरक्राफ्ट की जरूरत होगी। अकेले भारत को 2000 एयरक्राफ्ट की जरूरत होना यानी यही बताता है कि विकास कितना तेजी से होने वाला है। इस बड़ी डिमांड को पूरा करने के लिए भारत अभी से तैयारी कर रहा है। आज का ये आयोजन भी उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। साथियों, आज के इस आयोजन में विश्व के लिए भी एक संदेश है। आज भारत दुनिया के गोल्डन अपॉर्चुनिटी के लेकर के आया है। कोरोना और युद्ध से बनी परिस्थितियों के बावजूद, सप्लाई चेन में रुकावटों के बावजूद भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का ग्रोथ मोमेंटम बना हुआ है। और ये ऐसे ही नहीं हुआ है। आज भारत में ऑपरेटिंग कंडीशंस लगातार सुधर रही। आज भारत में जोर कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस पर है, क्वालिटी पर भी है। आज भारत लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग और हाई आउटपुट आउटकम का अवसर दे रहा है। आज भारत के पास स्किल्ड मैन पावर का बहुत बड़ा टैलेंट पूल है। बीते 8 वर्षों में जो रिफॉर्म्स हमारी सरकार ने किए, उन्होंने भारत में मैन्युफैक्चरिंग का एक अभूतपूर्व एनवायरनमेंट तैयार कर दिया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर जितना जोर आज भारत का है, उतना पहले कभी नहीं था। कॉर्पोरेट टैक्स स्ट्रक्चर को आसान बनाना हो, उसे ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बनाना हो, अनेक सेक्टर्स में ऑटोमेटिक रूट से 100% एफडीआई का रास्ता खोलना हो, डिफेंस, माइनिंग, स्पेस जैसे सेक्टर्स को प्राइवेट कंपनियों के लिए खोलना हो, लेबर रिफॉर्म्स करना हो, 29 सेंट्रल लेबर लॉज को सिर्फ 4 कोड्स में बदलना हो, 33,000 उससे ज्यादा कंप्लायंसेस को खत्म करना हो, दर्जनों टैक्सेस के जाल को खत्म करके एक गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स बनाना हो। भारत में आज इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की नई गाथा लिखी जा रही। इन रिफॉर्म्स का बड़ा फायदा हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को ही मिल रहा है और क्षेत्र तो फायदा उठा ही रहे हैं। और साथियों, इस सफलता के पीछे एक और बड़ी वजह है, बल्कि मैं कहूंगा कि सबसे बड़ी वजह है, वो है माइंडसेट में बदलाव, मानसिकता में बदलाव। हमारे यहां लंबे समय से सरकारें इसी माइंडसेट से चली कि सब कुछ सरकार ही जानती है, सब कुछ सरकार को ही करना चाहिए। इस माइंडसेट ने देश के टैलेंट को दबा दिया, भारत के प्राइवेट सेक्टर का सामर्थ्य बढ़ने नहीं दिया। सबका प्रयास की भावना को लेकर आगे बढ़ रहे देश ने अब पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर
दोनों को समान भावना से देखना शुरू किया। साथियों, पहले की सरकारों में माइंडसेट ऐसा भी था कि समस्याओं को टाल दिया जाए, कुछ सब्सिडी देकर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को जिंदा रखा जाए। इस सोच ने भी भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का बहुत नुकसान किया है। इस वजह से पहले न ही कोई ठोस नीति बनाई गई और साथ ही लॉजिस्टिक्स, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, वाटर सप्लाई, ऐसी जरूरतों को नजरअंदाज कर दिया गया। इसका परिणाम क्या हुआ? मेरे देश की युवा पीढ़ी इसको भली भांति जान सकती। अब आज का भारत एक नए माइंडसेट, एक नए वर्क कल्चर के साथ काम कर रहा है। हमने काम चलाओ फैसलों का तरीका छोड़ा है और विकास के लिए, निवेशकों के लिए कई तरह के इंसेंटिव लेकर आए हैं। हमने प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम लॉन्च की, जिससे बदलाव दिखने लगा। आज हमारी पॉलिसी स्टेबल है, प्रिडिक्टेबल है और फ्यूचरिस्टिक है। हम पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान और नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसीज के जरिए देश की लॉजिस्टिक व्यवस्था में सुधार ला रहे हैं। साथियों, पहले एक माइंडसेट ये भी था कि भारत मैन्युफैक्चरिंग में बेहतर नहीं कर सकता, इसलिए उसे सिर्फ सर्विस सेक्टर पर ध्यान देना चाहिए। आज हम सर्विस सेक्टर भी संभाल रहे हैं और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को भी समृद्ध बना रहे हैं। हम जानते हैं कि आज दुनिया में कोई भी देश सिर्फ सर्विस सेक्टर या सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का विकास करके आगे नहीं बढ़ सकता। हमें विकास के होलिस्टिक अप्रोच को अपनाना होगा और आज का नया भारत उसी रास्ते पर आत्मविश्वास के साथ चल पड़ा है। पहले की सोच में एक और गलती भी थी। माइंडसेट ये था कि हमारे यहां स्किल मैन पावर की कमी है, देश के स्किल पे भरोसा नहीं था, देश की टैलेंट पर भरोसा नहीं था और इसलिए मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र पर एक प्रकार से उदासीनता रही, उस पर कम ध्यान दिया गया। लेकिन आज भारत मैन्युफैक्चरिंग में भी सबसे आगे रहने की तैयारी में है। सेमीकंडक्टर से लेकर एयरक्राफ्ट तक हम हर क्षेत्र में सबसे आगे रहने के इरादे के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ये इसलिए संभव हुआ क्योंकि पिछले 8 वर्षों में हमने स्किल डेवलपमेंट पर फोकस किया और उसके लिए एक माहौल तैयार किया। इन सारे बदलावों को आत्मसात करते हुए आज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भारत की विकास यात्रा इस पड़ाव पर पहुंची है। साथियों, हमारी सरकार की इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली नीतियों का फल एफडीआई में भी दिखता है। पिछले 8 वर्षों में 160 देशों से ज्यादा की कंपनियों ने भारत में निवेश किया है और ऐसा भी नहीं कि विदेशी निवेश सिर्फ कुछ इंडस्ट्रीज में ही आया हो। इसका फैलाव अर्थव्यवस्था के 60 से ज्यादा सेक्टर को कवर करता है। 31 राज्यों के अंदर इन्वेस्टमेंट पहुंचा है। अकेले एरोस्पेस सेक्टर में ही
$3 बिलियन से अधिक का निवेश हुआ। साल 2000 से 2014 तक इस सेक्टर में जितना निवेश हुआ था उससे यानी वो 14 साल की तुलना में इन 8 वर्षों में 5 गुना ज्यादा निवेश हुआ है। आने वाले वर्षों में आत्मनिर्भर भारत अभियान के बड़े पिलर्स डिफेंस और एरोस्पेस सेक्टर होने वाले। हमारा लक्ष्य है कि 2025 तक हमारी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का स्केल $25 बिलियन पार कर जाएगा। हमारे डिफेंस एक्सपोर्ट भी $5 बिलियन से अधिक होंगे। उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में विकसित हो रहे डिफेंस कॉरिडोर से भी इस सेक्टर को स्केल अप करने में मदद मिलेगी। वैसे मैं आज देश के रक्षा मंत्रालय और गुजरात सरकार की भी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं, तारीफ करता हूं। आपने देखा होगा कुछ दिन पहले उन्होंने गांधीनगर में बहुत शानदार डेफ एक्सपो आयोजन किया। डिफेंस से जुड़े सारे इक्विपमेंट्स का वहां बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ और मुझे कहते हुए खुशी हो रही है और राजनाथ जी को मैं बधाई देता हूं कि अभी तक का सबसे बड़ा डेफ एक्सपो था। और इसमें सबसे बड़ी खूबी ये थी कि इस डेफ एक्सपो में प्रदर्शित सभी उपकरण और टेक्नोलॉजी सबके सब भारत में बने थे। यानी प्रोजेक्ट C295 का प्रतिबिंब हमें आने वाले वर्षों के डेफ एक्सपो में भी दिखाई देगा। मैं टाटा ग्रुप को और एयरबस को इसके लिए भी अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आज के इस ऐतिहासिक अवसर पर मैं इंडस्ट्री से जुड़े साथियों से अपना एक आग्रह दोहराना चाहता हूं और मुझे खुशी है कि अनेक क्षेत्र के सभी वरिष्ठ उद्योग जगत के साथी आज इस महत्वपूर्ण घटना के साक्षी बनने के लिए हमारे बीच पधारे हैं। देश में इस समय निवेश के लिए जो अभूतपूर्व विश्वास बना है उसका अधिक से अधिक लाभ आप उठाएं। आप जितने एग्रेसिवली आगे बढ़ सकते हैं ये मौका जाने मत दीजिए। देश के जो स्टार्टअप्स हैं, मैं उद्योग जगत के एस्टैब्लिश्ड जो प्लेयर्स हैं उनसे आग्रह करूंगा, देश के जो स्टार्टअप्स हैं हम उन्हें कैसे आगे बढ़ने में मदद कर सकते हैं। मैं तो चाहता हूं सब बड़ी इंडस्ट्री एक स्टार्टअप सेल अपने यहां बनाएं और देश भर में जो हमारी नए नौजवान स्टार्टअप पे काम करते हैं उनका अध्ययन करें और उनके काम में उनकी रिसर्च क्या मैच कर सकती है उसका हैंड होल्डिंग करें। आप देखिए बहुत तेजी से आप भी बढ़ेंगे और मेरे वो नौजवान आज स्टार्टअप की दुनिया में हिंदुस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं, उनकी भी ताकत अनेक गुना बढ़ जाएगी। रिसर्च में अभी भी प्राइवेट सेक्टर की हिस्सेदारी सीमित ही है। इसको हम मिलकर बढ़ाएंगे तो इनोवेशन का, मैन्युफैक्चरिंग का और सशक्त इकोसिस्टम विकसित कर पाएंगे। सबका प्रयास का मंत्र हम सबको काम आएगा, हम सबके लिए मार्गदर्शक रहेगा और हम सब उसी राह पर चल पड़ेंगे। एक बार फिर सभी देशवासियों को इस आधुनिक एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के लिए
मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। देश के नौजवानों के लिए अनेक नए अवसर इंतजार कर रहे हैं। मैं देश की युवा पीढ़ी को भी विशेष रूप से शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके नवीन ऊर्जा से भरे इस उद्बोधन के लिए, इस प्रोजेक्ट का शिलान्यास करने के लिए, आत्मनिर्भर भारत के विजन और मिशन को साकार करने का मार्गदर्शन करने के लिए और नए भारत की रक्षा शक्ति के सभी पहलुओं को सभी प्रकार से मजबूत बनाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही इस अभूतपूर्व अवसर पर अपनी गरिमामयी उपस्थिति के लिए हम आभारी हैं। माननीय राज्यपाल